हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का। और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने नाउन चैप्टर को कंप्लीट किया था और इस क्लास में हम लोग हिंदी भाषा के पहले चैप्टर, जो इसका टॉपिक है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो जैसा कि मैंने पिछले क्लास में कहा था कि हम लोग इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण को साथ साथ लेके चलेंगे, यानी कि एक टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का और एक टॉपिक हिंदी व्याकरण का पढ़ेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि दोनों टॉपिक्स जो है साथ साथ क्लियर होते चलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पहला चैप्टर, भाषा, लिपि और व्याकरण। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं भाषा किसे कहते हैं। सबसे पहले तो मन में यही सवाल उठता है कि भाषा है क्या। देखिए, जैसे मैं अभी जो बोल पा रहा हूँ उस भाषा को आप समझ रहे हैं, तभी मेरी बात जो है आप तक पहुँच रही है। उसी प्रकार हम लोग जो अपने मन के भाव, विचार, जो भी मन में बातें होती हैं वो दूसरों से शेयर करते हैं। तो शेयर करने का माध्यम क्या है? वही है भाषा। जब तक हमारी बातें दूसरे जिस व्यक्ति से हम कह रहे हैं यदि वो समझ ही ना पाए, तो यानी कि हमारा कन्वर्सेशन जो हुआ, बातचीत हुआ, वो कंप्लीट नहीं हुआ, यानी वो अधूरा रह गया। भाषा तभी सक्सेसफुल है, तभी हमारे लिए सहायक है या सार्थक है, जब सामने वाला जिस भाषा में मैं बात कर रहा हूँ, सामने वाला भी उस भाषा को समझे, तभी हम जाके कह सकते हैं कि हमारी जो कन्वर्सेशन है, जो बातचीत है, वो सार्थक हुई। ठीक है, तो भाषा है क्या, आइए समझते हैं। देखिए, भाषा ध्वनियों का वह सार्थक समूह है जिसकी सहायता से हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। ठीक है, यानी कि जब तक हम हमारे मन में जो विचार है, जो भाव है, जो बात हम दूसरों से कहना चाहते हैं, वो ध्वनियों के माध्यम से, ध्वनियों का वह सार्थक समूह, यहाँ पे आप देख रहे हैं सार्थक। सार्थक मतलब कि ऐसा होना चाहिए जिसका सार्थक मतलब साथ अर्थ, यानी सार्थक मतलब अर्थ के साथ सही अर्थ, ये भी कर सकता है। ठीक है, अब इस पे एक छोटा सा 2 लाइन का एक डिफिनीशन जैसा ही है, जो भाषा के डिफिनीशन को व्यक्त करता है। हिंदी में ऐसा कहा गया है, मन के भाव, विचार, जिज्ञासा प्रकट करे वही है भाषा। ठीक है, मन के भाव, हमारे मन में जो भाव है, विचार है, जिज्ञासा है, प्रकट करे वही है भाषा। ठीक है, तो जो हम लोग अपने मन के भाव, विचार, जिज्ञासा को प्रकट करते हैं वही तो भाषा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। भाषा के प्रकार देखेंगे। भाषा 3 प्रकार के होते हैं। भाषा 3 प्रकार की, जैसे उसमें होते हैं मौखिक, लिखित और सांकेतिक। जैसे मैं अभी तीनों ही भाषाओं का प्रयोग कर रहा हूँ। कैसे? मैं मौखिक रूप में बोल रहा हूँ, जो कि आप तक वीडियो के माध्यम से पहुँच रही है। ठीक है, मैं बोर्ड पर कुछ लिख भी रहा हूँ और पहले से लिखा हुआ भी है, तो ये हो गया लिखित भाषा का उदाहरण। तीसरा है सांकेतिक, जैसे मैं यहाँ पे उंगली से इशारा कर रहा हूँ, ये है, इस तरह से, तो ये सांकेतिक भाषा। यानी हम लोग तीनों ही भाषाओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ भाषा ऐसे हैं जिनका पार्टिकुलरली भी उनका क्षेत्र बटा हुआ है। जैसे मौखिक भाषा, अब जैसे नाटक होता है, तो नाटक में या बातचीत में 2 लोग अगर बातचीत कर रहे हैं, तो अगर फ़ोन पे बातचीत कर रहे हैं तो हो सकता है कि केवल मौखिक बातचीत हो रहा हो। ठीक है, और भाषण हो गया, नाटक हो गया, बातचीत हो गई, ये मौखिक भाषा का उदाहरण है। उसी प्रकार दूसरा है लिखित भाषा। अब जैसे प्राचीन समय में मौखिक भाषा का ज़्यादा मीन्स ऑफ मतलब कम्युनिकेशन नहीं होने के चलते लिखित भाषा का उपयोग ज़्यादा होता था। मान लीजिए किसी को किसी व्यक्ति को सूचना देनी है जो दूर रहता है, तो प्राचीन समय में, पहले समय में तार, पत्र, सूचना पत्र, इन सभी का उपयोग ज़्यादा होता था। ठीक है, तीसरा है सांकेतिक भाषा, जिसको भी हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत जगह देखते हैं। जैसे कि मैं अभी इशारा कर रहा हूँ। ठीक है, आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो जहाँ पे ट्रेन स्टेशन पर रुकती है वहाँ पे 3 तरह के लाइट्स होते हैं, रेड, ग्रीन, येलो। वो क्या है? वो इशारा करते हैं ट्रेन के चलने के, रुकने और तैयार होने के लिए। उसी प्रकार जब हम सड़क पर चलते हैं तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा इशारा दिया जाता है, लेफ्ट, राइट, इस तरह से, स्टॉप। और तीसरा है अंपायर। अंपायर भी क्या है? सांकेतिक भाषा का उदाहरण देता है। अंपायर जो है ग्राउंड में किसी को जाके सभी को बताता नहीं है कान में कि खिलाड़ी आउट हो गया या ये बॉल वाइड है। ठीक है, संभव नहीं है। तो क्या करता है कि अंपायर, उसके लिए कुछ साइन बने हैं, जैसे उंगली उठाने का मतलब है कि खिलाड़ी आउट हो चुका है,
उस तरफ बाउंड्री का, यानी 4, 6 इस तरह के। तो अंपायर जो है वो किस भाषा का प्रयोग करता है? सांकेतिक भाषा का। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं कि अगर आज के समय में अगर तीनों भाषा का एक उदाहरण देने को आपसे कहूँ तो आप क्या उदाहरण देंगे? कमेंट में बताइए। चलिए मैं बताता हूँ। आजकल जो हम लोग एक चैट ऐप यूज करते हैं जिसको कि व्हाट्सएप कहा जाता है, व्हाट्सएप, इसमें अगर हम लोग देखें तो तीनों ही भाषाएं यूज हो गई हैं। कैसे? मौखिक में व्हाट्सएप कॉल वगैरह करके हम लोग बात करते हैं। दूसरा लिखित, इसमें मैसेज देते हैं। सबसे ज़्यादा तो मैसेजिंग के लिए ही ऐप है, चैट वगैरह करते हैं। तो लिखित भाषा का उदाहरण हो गया, मौखिक का हो गया। और इसमें हम लोग कुछ इमोजी वगैरह भी भेजते हैं, जैसे सैड होने का, लव होने का, एंग्री का, इस तरह से। तो तीनों ही भाषा का अगर हम एक मुफ्त उदाहरण देखें तो हमारे आज के सामने सबसे अच्छा उदाहरण है व्हाट्सएप। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप भाषा को समझ गए होंगे। ठीक है, कुछ अन्य भाषाएं देख लेते हैं, जैसे हिंदी। हिंदी तो आपको पता है कि हम लोग चूँकि भारत देश में रहते हैं और सबसे अच्छा, हमारा सबसे प्यारा देश है भारत, और जिसमें कि काफ़ी सारी भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जो ज़्यादा संख्या में लोग हिंदी को बोलते हैं और समझते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी और सारी भी भाषाएं हैं, जैसे हिंदी के अलावा कन्नड़ हो गया, मराठी हो गया, बंगला हो गया, उड़िया हो गया, नेपाली हो गया, पंजाबी हो गया। इस तरह की ये सब भाषाएं हमारे देश में बोली जाती हैं। इसके अलावा कुछ अन्य भाषाएं भी हैं, और यही हमारे देश की खूबसूरती है दोस्तों, कि अब इतनी सारी भाषाएं, इसके अलावा और सारी है, इतनी सारी भाषाएं होने के बावजूद भी इतनी मतलब हमारा देश जो है इतने प्यार से, मतलब इतना प्यारा देश है हम लोगों का। ठीक है, इतने सारे तरह के लोग हैं जो इतनी तरह की भाषाओं का प्रयोग करते हैं अपने जीवन में, लेकिन फिर भी हम लोग मिलजुल कर सभी धर्मों के, सभी जाति पाति के लोग एक साथ रहते हैं। यही तो हमारे देश की खूबसूरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड चीज में है कि बोली। बोली क्या है? देखिए, भाषा और बोली अलग नहीं है। भाषा और बोली ही दोनों ही विचार विनिमय का साधन है। मतलब हमको अगर किसी को, हमें अपनी बात को सामने वाले से अगर कहना है तो भाषा और बोली एक ही चीज़ है। भाषा और बोली का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, अंतर बस यही है कि भाषा का यह अल्प विकसित रूप है। अल्प विकसित का मतलब होता है अल्प मतलब कम, थोड़ा, तो थोड़ा सा विकसित रूप है। यानी कि अगर कहा जाए तो भाषा बड़ा हो गया और लिपित बोली जो है छोटा हो गया। ठीक है, जैसे कि अगर आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे ये है भाषा। ठीक है, भाषा का ये क्षेत्र हो गया। भाषा बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन बोली जो है, अब जैसे यहाँ पे कोई और बोली है, यहाँ की बोली कुछ और है, यहाँ की बोली कुछ और है, यहाँ की बोली कुछ और है, तो ये अल्प विकसित रूप है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि बोली जो है एक छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है और भाषा का क्षेत्र जो है बड़ा क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, और इस पे एक हिंदी का एक मुहावरा भी है कि तीन कोस पर पानी बदले और 30 कोस पर वाणी। ठीक है, इसी पे सूट करता है। 3 कोस पर पानी का मतलब कि थोड़े थोड़े दूरी पर अगर पानी का टेस्ट बदलता है जाइएगा तो, और अगर 30 कोस जाइएगा मतलब थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस कवर करिएगा तो बोली बदल जाती है। अब जैसे आप भारत कहीं भ्रमण करेंगे तो आप पाएंगे कि आप 10 हिंदी भाषी राज्यों में घूमिएगा तो आपको ये महसूस होगा कि हिंदी जो भाषा है वो 10 राज्यों में हिंदी बोली जा रही है, लेकिन हिंदी का टोन अलग अलग है लोगों का। ठीक है, हिंदी ही बोली जा रही है लेकिन हिंदी का टोन सभी जगह तो थोड़ा थोड़ा डिफर करता है, चेंज होता है। ठीक है, अब देखते हैं बोली की कुछ एग्जाम्पल। तो देखिए, जैसे कि बिहार में भोजपुरी बोली जाती है, भोजपुर के क्षेत्र में आप जाते हैं तो भोजपुरी बोली जाती है और सबसे ज़्यादा भोजपुरी ही बोली जाती है। ठीक है, मैथिली बोली जाती है। मिथिला के क्षेत्रों में, मगही क्षेत्रों में मगही भाषा, अवधी, इस तरह की बहुत सारी बोलियां हैं। ये क्षेत्र वाइज मतलब छोटे छोटे क्षेत्र में बटा हुआ है, यही बोली है और सब मिल जाएगा तो ये भाषा है। ठीक है, तो यही चीज़। आगे बढ़ते हैं। आगे हम ये देखेंगे, एक एक्स्ट्रा टॉपिक इसमें छोटा सा है कि हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो संविधान में अभी हमारे भारत संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। पहले 8 भाषाएं थी, फिर बाद में इसमें 14 और अन्य भाषाओं को जोड़कर अभी फिलहाल तक में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ठीक है, तो यहाँ हमने सीखा भाषा के प्रकार, बोली और कुछ बोलियाँ। ठीक है, आइए भाषा और बोली के बाद अब हम लोग सीखेंगे नंबर 2 लिपि। लिपि क्या है? तो देखिए, प्रत्येक उच्चारित ध्वनि के लिए लिखित चिन्ह बनाए गए हैं। यानी जो भी हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है उसके लिए एक लिखित चिन्ह बनाए गए हैं। ठीक है, इसी व्यवस्था को लिपि कहते हैं। वास्तव में लिपि जो है ध्वनियों को लिखकर प्रस्तुत करने का ढंग है।
यहाँ पे मैंने जो भी चीज़ें लिखा है ये किसी न किसी लिपि में ध्वनियों को ही मैंने लिखा है। जैसे हम लोग बोलते हैं क, ज, न, ऐसे पढ़ते हैं ना, तो ये क्या है, ये लिखित चिन्ह है किसी न किसी ध्वनि का। जो भी हम लोग बोलते हैं क, ख, ग, उसका एक संकेत बना हुआ कि ये क ऐसे दिखाता है, ख ऐसे दिखाता है, ठीक है। तो वही हमारा क्या है, लिपि है। अब लिपि को डिनोट करने के लिए मतलब एक क्या होती है, हर एक भाषा जो है हर एक जो अलग अलग लिपि में लिखी जाती है। जैसे हिंदी जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है, और अंग्रेजी जो है रोमन में। उसी तरह भोजपुरी की भाषा जो है लिपि जो है देवनागरी लिपि है, ठीक है। तो लिपि आप समझ गए कि एक बार बता देते हैं, प्रत्येक उच्चारित जो ध्वनि होती है उसके लिए लिखित चिन्ह बनाए गए हैं, ठीक है। इसी व्यवस्था को लिपि कहते हैं। वास्तव में लिपि ध्वनियों को लिखकर प्रस्तुत करने का ढंग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, व्याकरण क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट ये व्याकरण क्या है। देखिए, व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें भाषा के नियम, ठीक है, भाषा के नियम हो गए, नियम का जो ज्ञान होता है उसी को ही भाषा कहते हैं। यानी कि फिर से कर देते हैं, व्याकरण वह शास्त्र है जिससे हमें भाषा के नियमों का ज्ञान होता है। यानी कि रूल, जितने भी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में यही होता है, रूल को हमें पढ़ना होता है, रूल को हमें याद करना होता है, ठीक है। तो भाषा के जो भी नियम है उसको जानना ही व्याकरण है। व्याकरण के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना, ये सीखते हैं। व्याकरण में हमें यही चीजें बताई जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं व्याकरण के भेद। तो व्याकरण को सामान्यतः 5 भागों में तोड़ा गया है। पहला है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार, चौथा चिन्ह विचार और पांचवा जो होगा छंद विचार। देखिए अब यहाँ पे है वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या है, तो व्याकरण के जिस शास्त्र से कह सकते हैं कि व्याकरण के जिस नियम से हमें वर्ण के उच्चारण की जानकारी मिलती है। जो भी वर्ण हम लोग बोलते हैं, ठीक है, अ, छोटी, क, ख, र, य, प, च, ये सब वर्ण है, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है आपको पता है, वर्ण होता है, ठीक है। इंग्लिश में उसको लेटर्स कहते हैं। जैसे ABCD होता है ना, उसी तरह हिंदी में अ, आ, इ, क, ख, ग, ये सब। तो वर्ण के उच्चारण की जानकारी जिस नियम से हमें मिलेगी उसे कहेंगे वर्ण विचार, ठीक है। ये हो गया। दूसरा शब्द विचार। अब यही वर्ण मिल के शब्द बन जाएंगे। वर्ण एक एक वर्ण आप जोड़िएगा तो शब्द बन जाएंगे। जैसे एक एक ईंट को जोड़कर हम लोग एक दीवार खड़ा करते हैं और बहुत सारे दीवार को जोड़कर एक मकान बनाते हैं। तो उसी तरह एक छोटे छोटे जो लेटर्स होते हैं इसको हम समझ लेंगे ये ईंट है, ठीक है। बहुत सारे ईंट को मिला के ये दीवार बन गया, ठीक है, और बहुत सारे दीवार को मिला के घर बन गया। तो उसी तरह ये लेटर्स हैं, लेटर्स को जोड़ के हम लोग शब्द बनाते हैं, शब्दों को जोड़ के वाक्य बनाते हैं, ठीक है। दूसरा है शब्द विचार। शब्दों के रूप, जिस व्याकरण के जिस नियम से शब्दों के रूप, शब्द के रूप, रचना, भेद इत्यादि का पता चले या जानकारी मिले उसे हम लोग क्या कहेंगे, शब्द विचार। अब इस यहाँ पर हमने 3 सार्थक शब्दों को जोड़ा है, क जोड़ ल जोड़ श इक्वल टू कलश, इसको कहेंगे कलश, ठीक है। तीसरा है वाक्य विचार। इसी तरह जैसे बताया वर्ण से मिलकर शब्द बना, शब्द से मिलकर वाक्य बनेगा। देखिए जिस व्याकरण के जिस नियम से हमें वाक्यों की बनावट, रचना, भेद, बनावट, रचना, भेद का पता चले उसे हम क्या कहेंगे, वाक्य विचार। अब जैसे यहाँ पे मैंने 3 शब्दों को जोड़कर एक सार्थक शब्द बनाया है, सार्थक वाक्य बनाया है। जैसे भवन ऊंचा है, लड़की सुंदर है, पुस्तक नई है, इस तरह से, ठीक है। चौथा है चिन्ह विचार। चिन्ह हिंदी व्याकरण में जैसे हम लोग क्या करते हैं ना कि बहुत सारे शब्द वाक्य ऐसे बोलते हैं जिसमें बहुत तरह के एक्सप्रेशन आते हैं। जैसे सामान्य वाक्य बोलने के बाद हम लोग खड़ी पाई का प्रयोग करते हैं। यदि हमने किसी से कोई प्रश्न पूछा, कहाँ जा रहे हो, तुमने आज क्या खाया, कल तुम क्या पढ़ोगे, इस तरह से, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। उसी तरह अगर हम कोई बड़े वाक्य का प्रयोग करते हैं तो उसमें कॉमा यानी कि हिंदी में अर्धविराम कहते हैं, अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ये है जो विस्मयादिबोधक चिन्ह। यदि किसी वाक्य के द्वारा हम यदि आश्चर्यचकित होते हैं, अत्युत्साहित होते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं, इस चिन्ह का। तो चिन्ह विचार वो है जो वाक्यों की पहचान के लिए चिन्हों का प्रयोग। यानी कि यदि हमने वाक्य कोई कहा तो वाक्य कोई दिखा, अधिक के उसको पढ़ रहे हैं तो उसमें जब तक चिन्ह नहीं लगेगा तो वाक्य समझ में नहीं आएगा कि ये किस प्रकार का वाक्य है। अब यदि मैं यहाँ पे लिख दूँ कि भवन ऊंचा है और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, तो ये वाक्य जो है गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भवन ऊंचा है क्या इस तरह से एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है।
ठीक है। इसके लिए हमें यहाँ क्या लिखना होगा, क्या भवन ऊंचा है, तब जाके ये प्रश्न बनेगा। एक सुटेबल एक वाक्य बनाना पड़ेगा। तो ये सामान्य वाक्य है, भवन ऊंचा है, तो यहाँ पे खड़ी बाई का प्रयोग होगा। ठीक है। तो कह सकते हैं कि व्याकरण के जिस नियम से वाक्यों की पहचान के लिए जो चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, चिन्ह विचार। और अंत में एक है छंद विचार। छंद का प्रयोग सामान्यतः कविता वगैरह जो बनता है या इस तरह के जो मुहावरे जैसा जो बनता है ना, दोहा वगैरह, सॉरी दोहा, तो दोहा में सब में कविता की लय, इसमें आप देखिए कि जो शब्द का अंत होगा, पहले लाइन का शब्द का अंत, दूसरे लाइन का शब्द का अंत मिलता जुलता होता है। ठीक है, तभी एक कविता अच्छी लगती है पढ़ने में और सुनने में। तो छंद विचार हो गया कि कविता की लय, ताल, क्रम और मात्रा का जो यूज हम लोग करते हैं, उपयोग करते हैं, उसे छंद विचार कहते हैं। ठीक है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से 3 चीज़ों पर मुख्यतः हमने आज उस चीज़ों को अच्छे से सीखा, जिसमें कि भाषा है, उसमें एक और चीज़ जुड़ गया था जो बोली, भाषा के अंतर्गत ही है। ठीक है। तो भाषा, बोली, लिपि और ये व्याकरण, और व्याकरण के प्रकार हमने सीखा। अब हम लोग दूसरी वीडियो में कुछ नया टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि आप लोग इसको पढ़ने के बाद अगर चाहते हैं कि इसका नोट्स बनाना, तो आप नोट्स इसको बना सकते हैं। और कोई भी आप हिंदी व्याकरण का बुक एक ले लें, या आपके पास घर में अवश्य होगा बुक, उस बुक की सहायता से आप क्या करें कि इन चैप्टर्स को जो पढ़ के और इस पर आधारित कुछ प्रश्नों, जो भी उसमें प्रश्नावली होंगे, उसके आप उत्तर देने का प्रयास करें। ठीक है। और इसके अलावा आप उस पर अभ्यास करें, और जो प्रैक्टिस सेट है या मॉडल सेट होते हैं आपके एग्जाम से संबंधित, उस पर आधारित इस चैप्टर से जो भी प्रश्न है उसको आप लोग बनाएं और देखें। इस चैप्टर में यदि आपको कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं उसको उत्तर देने का प्रयास अवश्य करूँगा, और आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हमारा कोई नया टॉपिक होगा जिसको कि हम लोग सीखेंगे। ठीक है। तब तक के लिए बाय।